हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका बायजूस एग्जाम प्रेप में इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। ये इम्पॉर्टेंट सेशन है 1000 प्लस एमसीक्यूज का। इसमें हम एमपी से रिलेटेड, जो कि एमपी पीएससी में 3 यूनिट है प्रीलिम से रिलेटेड, 1000 एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस भी हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लेके आए जो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, जो भावी आने वाले एग्जाम में संभावित है, मतलब आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड। और पूरा हम रिवीजन भी करते जाएंगे उसके साथ साथ, तो एक रिवीजन सेशन भी ये हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम, विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गंगदेव एवं उनकी राजधानी त्रिपुरी का वर्णन दिया गया है? बताइए कहाँ पे त्रिपुरी का विवरण दिया गया है? जल्दी बताएं, फटाफट फटाफट आप अपने कमेंट करते जाइए, कमेंट में आंसर देते जाइए। बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं और पता चलता है उनकी तैयारी कैसी चल रही है। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए अल बरूनी, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर था अल बरूनी। हम इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, अल बरूनी जी के बारे में, कि ये क्या है। ठीक है, मैं एक पेन ले लेती हूँ। ये एक महान लेखक थे, ठीक है, अरब के लेखक थे। अरब लेखक अल बरूनी ने कलचुरी शासक गंगदेव, ठीक है, गंगदेव और उनकी राजधानी का वर्णन किया हुआ है। अल बरूनी की एक प्रसिद्ध ही मतलब बहुत प्रसिद्ध किताब भी लिखी है उन्होंने पियान शिलालेख भी लिखा है, जो कि 1037 ईसा, कहीं कहीं 38 भी आपको मिलेगा ईस्वी में। उस अभिलेख में गंगदेव ने पदम भट्टाचार्य और महाराजा धीराज की शाही उपाधि भी धारण की है इन्होंने। तो इनका ये आंसर आ सकता है कि गंगदेव ने कौन सी उपाधि धारण की है। तो ये वाला ईयर आप लिखेंगे कि गंगदेव ने पदम भट्टाचार्य की उपाधि 3738 में धारण की थी, और इन्होंने महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की है। महाराजा धीराज की उपाधि, ठीक है। ये हो गया हमारे गंगदेव के बारे में। अब आया अल बरूनी जी के बारे में। ये अरब के लेखक थे, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे पूरा भारत भ्रमण किया। भारत भ्रमण के टाइम ये गंगदेव त्रिपुरी में भी आए थे जब गंगदेव का शासन चल रहा था। तो इनके शासन के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है कि इनकी बहुत बड़ी सेना थी और इनके आसपास के जो केंद्र था, इनकी सेना इतनी बड़ी थी कि कई हाथियों का भार वो अपने ऊपर उठा सकती थी। इस तरीके के इन्होंने अपनी लेखक में लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, पढ़िए, मैं साइड हो जाती हूँ पढ़ते पढ़ते, जल्दी जल्दी पढ़िए। निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर है चिट्स नामक छपे हुए सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? बताएं। ये वाला तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बताएं बताएं, चिंट्स। हाँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसका धार आंसर दे रहे हैं, कुछ सिरोंज आंसर दे रहे हैं। अच्छा, धार में जो प्रिंट होता है वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। चलो ठीक है, आप समझ में आया? ठीक है, इसका आंसर है हमारा सिरोंज। सिरोंज में चिन्स नामक कपड़े बनते हैं। और ये कपड़े कैसे होते हैं, देखो आप ये देख रहे हो ना, इन कपड़ों पे फूल पत्ती बनी हुई है।
ये फूल पत्ती वगैरह बनी हुई है इन कपड़ों पे, ऐसे ही छींटदार होते हैं ये कपड़े, ऐसे ही ये कपड़े। और ये कब चलाए गए थे? ये 16वीं शताब्दी में ऐसे कपड़े चलते थे, अभी भी चलते हैं। 16वीं शताब्दी में इनका नाम दिया गया था चिंट्स। चिंट्स एक प्रकार का कॉलिको कपड़ा है जो कि 16वीं शताब्दी का है और पहली बार इसको गोलकुंडा में बनाया गया था। ये कपड़ा पहली बार कहाँ बना था? गोलकुंडा में इसको बनाया गया था। अब वो हैदराबाद, जो हैदराबाद है ना, उसको ही पहले गोलकुंडा कहते थे। चिंट्स शब्द का मतलब चिंट्स है ना, इसका क्या अर्थ होता है? चिंट्स शब्द का अर्थ होता है छींटेदार या धब्बेदार कपड़े। 19वीं शताब्दी के बाद, मतलब 19वीं शताब्दी आते आते एक चिंट्स वेयर नामक एक कंपनी भी स्थापित हो गई थी जो कि सजावट के लिए बहुत सारे कपड़े बेचती थी और ऐसे ही मतलब कपड़ों से रिलेटेड थी। और कौन से कपड़े? ये छींटदार कपड़े, कढ़ाईदार कपड़े, इस तरह मतलब प्रिंटदार कपड़े, कढ़ाईदार तो नहीं, प्रिंटदार कपड़े वो ऐसे भेजा करती थी, ऐसे बनाया करती थी। चिंट्स के जो कपड़े होते थे, ये एक शैली का नाम है चिंट्स। इस शैली के जो कपड़े होते थे चिंट्स के, उसको मुगल ज्यादा पसंद करते थे। जो मुगल बादशाह थे वो चिंट्स के कपड़े ज्यादा पहनना पसंद करते थे। इसमें फूल के पैटर्न्स आ गए, पशु के पैटर्न्स आ गए, इस तरीके के पैटर्न्स इसमें देखने को मिलते हैं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? बताएं इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन नहीं किया है हमने, पर इसकी थ्योरी हमने पढ़ी थी अपने प्रीवियस क्लास में। अगर आपने वो क्लास ध्यान से देखी होगी तो इसका आंसर आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ओके, आंसर तो आना स्टार्ट हो गए हैं। कुछ ही बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। आप लोग हिस्ट्री अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो क्या? अच्छे से पढ़ो, यहाँ पे फटाफट रिवीजन होता चला जाएगा, क्योंकि अब तो रिवीजन का टाइम है, अब रिवीजन का टाइम है। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। विद्याधर, ये विद्याधर की पुरानी मूर्ति जो कि हमको मिली थी। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? इसका आंसर है सी, विद्याधर ने। ठीक है, 1021 में महमूद ने चंदेल राजा विद्याधर के खिलाफ कन्नौज राजा का समर्थन किया और उनको हरा दिया था। कितनी ईस्वी में हराया था? 1021, 1021 ईस्वी में। विद्याधर मध्य भारत के चंदेल राजा थे। उन्होंने जजाग भुक्ति क्षेत्र, जो कि वर्तमान का बुंदेलखंड जो है, मैंने कल भी पूरा बताया था आपको कि बुंदेलखंड का हिस्सा कौन कौन सा है, आज मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। वो बुंदेलखंड के शासक थे। ठीक है, विद्याधर गढ़ा और गढ़े के उत्तराधिकारी भी थे और उनका मतलब राज्य कहाँ तक था? पश्चिम में चंबल नदी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक उनका राज्य शासन विस्तार फैला हुआ था। इनको यहीं पे एंड करते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुर्जरा, जहां से अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है, किस जिले में अवस्थित है? जल्दी बताएं फटाफट। आंसर, क्वेश्चन देखते ही आंसर फटाफट आ जाना चाहिए। फटाफट कमेंट किया कीजिए आप लोग, जल्दी फास्ट फास्ट करेक्ट यार, ये तो सबको आता है, सबके आंसर सही आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चलो दतिया, अब कुछ फोटो देख लें गुर्जरा अभिलेख की। ठीक है, किसने बनवाए थे? अरे ऊपर ही लिखा है अशोक ने बनवाए थे, महान सम्राट अशोक ने बनवाए थे। ठीक है, इनके बारे में अब पढ़ लेते हैं कि ये कब आए थे, क्या हुआ था। गुर्जरा अभिलेख दतिया में, गुर्जरा जिला दतिया में मध्य प्रदेश में है, जिसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। गुर्जरा नामक स्थान पे बनवाया था। इसको कब खोजा गया? 1924 में इसको खोजा गया था। ठीक है, लखनऊ के एक अंतर्राष्ट्रीय हमारी शोध संस्था है लखनऊ की, वो पूरे देश में वो ऐसे अभिलेख होती है, ये पुरातत्व की संस्था है।
पूरे विश्व में, मतलब पूरे देश में एकमात्र ऐसा अभिलेख है जहां पर अशोक का नाम लिखा गया है। इस अभिलेखों में अशोक का नाम लिखा गया है। जो कौन सा अभिलेख है? गुर्जरा अभिलेख है। ठीक है, ये वाले अभिलेख में ये वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कौन से अभिलेख में अशोक का नाम लिखा गया है। तो गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम लिखा गया है, जो कि दतिया में है। दतिया मध्य प्रदेश में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रथम बार गोंडवाना क्षेत्र में मुगल शासन का विस्तार किस शासक के द्वारा किया गया? बताएं। आंसर ए। वेरी गुड। अगर आपको लगता है कि कोई बहुत फटाफट हो रहा है तो उसको पॉज करके फिर आप आंसर किया कीजिए, पर आंसर यहाँ पे आंसर आने से पहले और कमेंट्स में देखने से पहले आप आंसर किया कीजिए। जितना जल्दी आंसर करोगे उतनी जल्दी आपकी प्रैक्टिस होगी। देख के आंसर करना वो ठीक बात नहीं है ना। अकबर ने किया था, है ना। इसके बारे में हम अब आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब कमेंट करो कि गोंडवाना क्षेत्र की जो रानी थी उनका नाम क्या था? बताएं बताएं बताएं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। 1950 से 1964 तक गोंडवाना में किसका शासन था? बताएं। 1950 से 54 तक गोंडवाना में कौन सी रानी का राज्य था? बताएं। हाँ, दुर्गावती। वेरी गुड, दुर्गावती जी का शासन था। 1964 में अकबर की सेना, जिनके सेनापति कौन थे? आसफ अली खान। कई जगह उनको आसफ खान भी कहा जाता है, कई जगह उनको आसफ अली खान भी कहा जाता है। तो आसफ खान की सेना आई और वो महारानी के राजमहल पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। अब महारानी बहुत वीरता से लड़ी। ये 1564 की बात है। महारानी बहुत वीरता से लड़ी, पर उन महारानी को लगा कि हम अकबर की सेना से नहीं जीत पाएंगे, तो उन्होंने अपने आप को चाकू मारकर अपने प्राण त्याग दिए और वीर गति को प्राप्त हुई, पर वो मुगलों के हाथ नहीं आई। और फिर गोंडवाना राज्य पे किसका शासन हो गया? अकबर का शासन हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई क्वेश्चन हुआ कीजिए ना, सिर्फ आंसर देने में मत लगा लीजिए। कोई क्वेश्चन हुआ कर तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा छत्रसाल, जिसने मुगलों के साथ युद्ध किया था परंतु बाद में मुगल दरबार में 4000 का मनसब प्राप्त किया था, का संबंध किस वंश से है? बताएं। क्वेश्चन कितना बड़ा है उस पे मत जाया कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, फिर उसका आंसर दो। बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। बघेल वंश। नाम भी बता दो आप, कौन से राजा थे? हाँ, नाम बता दो। आप पूरे बुंदेला के नाम बता दो ना। एक का नाम पूछ रही हूं मैं, पूरे बुंदेला के नाम नहीं पूछ रही हूं। कौन थे ये? राजा छत्रसाल। चलो पढ़ते हैं इनके बारे में। महाराजा जो राजा छत्रसाल है, ये बुंदेल के बहुत ही महान प्रतापी राजपूती राजा थे। इन्होंने औरंगजेब को कई बार हराया, पराजित किया था, और इन्होंने अपने मतलब बुंदेलखंड में पूरा वो किया था, पूरा शासन स्थापित कर दिया था, क्षत्रियों का शासन स्थापित कर दिया था। ऐसे महान दिग्गज राजा थे ये। फिर वीर गति को प्राप्त हुए। फिर सेवन क्वेश्चन बताइए। खजुराहो किस वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी? ये हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं इस वंश के बारे में। इस वंश के बारे में तो आपको A to Z पूरा रिवीजन हो गया होगा। हाँ, सही आंसर है। हाँ, सही आंसर दे रहे हैं बच्चे। चंदेल वंश का।
ओह, इसके बारे में थोड़ा बता तो दूं। चलो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इसका आंसर चंदेल वंश। चंदेल वंश कहाँ के राजा थे? अब आज मैं सिर्फ क्वेश्चन ही पूछूंगी इसके बारे में, क्योंकि 2 दिन से इसके बारे में पढ़ा रही हूँ। जजाक बुक्ति के चंदेल, जजाक बुक्ति कौन सा क्षेत्र था? हाँ वेरी गुड, सही आंसर है। 9वीं से कितनी शताब्दी तक? 15वीं शताब्दी तक। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये 9वीं से 15वीं शताब्दी तक रहे। इतना बड़ा शासन था इनका। इन्होंने जजाक बुक्ति के आसपास के एरिया पे पूरा शासन किया हुआ था। ठीक है, हाँ इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं अब। ठीक है, 2 दिन से तो पढ़ रहे थे चंदेलों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1231 और 32 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किस शासक को पराजित किया था? नहीं, इतना टफ भी नहीं है, इतना टफ थोड़ी है। हाँ हाँ हाँ, डी आंसर इसका, माल्यवर्मन ने। ये है अपना ग्वालियर का किला। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लें अब। हाँ वेरी गुड। 1232 कहीं किसी किसी बुक में 31 भी मिलता है, किसी किसी बुक में 32 भी मिलता है। ठीक है, ये इतिहासकारों के बीच में थोड़ा सा मतभेद रहता है कि 31 या 32 है, पर ये दोनों ही ऑप्शन हमारे लिए सही होंगे, इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन मेंशन किए हुए हैं। इल्तुतमिश का पूरा नाम था शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। शम्सुद्दीन इल्तुतमिश की विशाल सेना जो कि ग्वालियर की तरफ बढ़ रही थी, उसको चारों तरफ से उसने घेर लिया और ग्वालियर के अंदर जाने का वो कर दिया। इस समय वहां के राजा कौन थे? मलयवर्मन। इस समय वहां के राजा मलयवर्मन थे। मलयवर्मन का वहां पे शासन हुआ करता था। तो ग्वालियर के मतलब इन लोगों ने, मुसलमानों का, मलयवर्मन जी ने इल्तुतमिश की सेना का बहुत ही बहादुरी से सामना किया। शाहजहां कालीन लेखक खड़ग राय ने अपनी पुस्तक में उनकी पुस्तक का नाम था गोपाचल आख्यान। मैं लिख देती हूँ ये वाले ताकि आपको याद रहे। किसकी बुक है ये? शाहजहां कालीन एक बुक है जिनका लेखक कौन थे? खड़ग राय। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। खड़ग राय, ठीक है। खड़ग राय जी की एक बुक थी, उसका नाम क्या था? गोपालचल आख्यान। गोपालचल, ये जो बुक वगैरह होती है ना, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लिया कीजिए, क्योंकि पता क्या कौन सी बुक कब आ जाए। ठीक है, ये जो बुक है गोपालचल आख्यान, इस बुक में ये पूरे युद्ध का वर्णन दिया हुआ है, इल्तुतमिश और मलयवर्मन की लड़ाई का। कहा इस बुक की उसमें कहा जाता है कि बहुत कोशिश की इल्तुतमिश ने, पर इस किले के अंदर वो नहीं जा पाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भागभद्र नामक शासन किस वंश से संबंधित थे? बताएं। मैं साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट भी आप लेते चलिए। मैं बिल्कुल साइड हो जाती हूँ। यस, आंसर हाँ सही है। बहुत बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, शुंग वंश। ठीक है, आओ, शुंग वंश। इनकी फोटो तो आपने पहले भी देखी होगी। कौन है ये बताएं? शुंग वंश के संस्थापक कौन थे बताएं? ठीक है, हम एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। ऐसे ही हमको सीखना है, एक क्वेश्चन में हम 5-6 क्वेश्चंस तो करते हुए जाएं। अब हम शुंग वंश के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिर शुंग वंश के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, फिर भी आज और पढ़ लेते हैं। शुंग वंश एक
साम्राज्य है जो कि बहुत प्राचीन इतिहास से आता जा रहा है। ये एक राजवंश का मतलब ये एक क्षत्रिय थे। मगध के शासन में आते आते ये 7वां राजवंश था, मतलब मगध की जब शुरुआत हुई थी तब तक ये इनकी 7वीं पीढ़ी आ चुकी थी। शुंग वंश के टोटल राजाओं ने 10 कुल ने इनको शासन किया था। 112 साल तक ये लगभग शासन किए थे। कब से कब तक? 185 ईस्वी से 73 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। पुष्यमित्र शुंग इस शासन के संस्थापक हुए थे, मतलब प्रथम शासक इनका ही था। पुराणों में पुष्यमित्र शुंग को सेनानी भी कहा जाता है। इनका एक और नाम क्या मिल गया? सेनानी। इनको सेनानी भी कहा जाता है। तो अगर एक और क्वेश्चन ऐसा फेम होता है कि पुराणों में हमें सेनानी किस वंश के शासक का नाम था या कौन से शासक का नाम सेनानी रहा था, तो हम कह सकते हैं पुष्यमित्र शुंग का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान करें। ये हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं। हाँ, ये सबको आता है। वेरी गुड। अवंती अवंती अवंती। उज्जैन भी लिख दो, क्योंकि उज्जैन ऑप्शन में है ना। ऑप्शन तो देखो, अवंती लिख रहे हो। अवंती पुराना नाम था। हाँ वेरी गुड। हाँ मतलब याद होने चाहिए, ऑप्शन के हिसाब से किया करें। ऑप्शन ए उज्जैन। वेरी गुड। महान सम्राट अशोक। अशोक के पिताजी ने अशोक को, मतलब बिंदुसार जी ने अशोक को अवंती का प्रशासनिक घोषित, मतलब राजकुमार घोषित कर दिया था। आप सरल भाषाओं में समझो, राजकुमार घोषित कर दिया था। वहाँ का प्रशासन वगैरह ये सब कुछ देखता था, और प्रशासनिक और वाणिज्यिक दृष्टि से अवंती उस समय का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। इनके बारे में हम पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अमझेरा रियासत का संबंध किस जिले से है? बताएं। अमझेरा रियासत का संबंध किस जिले से है? हाँ, ज्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं आंसर टफ लग रहा है। अरे फटाफट दिया करो वो आंसर्स। वेरी गुड। धार से है। ठीक है, इसका किससे रिलेटेड है? धार से, अमझेरा का। अमझेरा रियासत की स्थापना किसने की थी? जगन्नाथ सिंह ने 1604 में की थी। ठीक है, इनका जो जगन्नाथ सिंह जी हैं जी, इनके जो पूर्वज थे वो जोधपुर से थे। फिर इनके ये जो जगन्नाथ सिंह जी थे ये यहाँ पे आ गए, मध्य प्रदेश में आ गए, और इन्होंने धार में अमझेरा रियासत की स्थापना कर दी। इनका शासन कहाँ से था? मालवा से गुजरात तक था। मैं ये गोलंडा बना रही हूँ, समझ में आ रहा है ना? छोटा बना देती हूँ, कोई बात नहीं, इधर से बड़ा हो गया। फिर भी आपको समझ में आ गया होगा कि गुजरात एवं राजस्थान और मालवा से रिलेटेड इनका शासन था। इनके परगना होते थे पहले। तो इनके कितने परगना थे? इनके 52 परगनाओं में आते थे, और ये एक राजपूत शासक हुआ करते थे, मतलब राजपूत शासक थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उदयगिरी की गुफाओं व तिगवा के विष्णु मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? ये तो इजी है, ऑप्शन देख के आ गया होगा। हाँ, उदयगिरी की गुफा हमने पहले भी पढ़ रखी है। आज हिस्ट्री की मिडाइवल की आखिरी क्लास है। कल मॉडर्न पढ़ेंगे। हाँ सही आंसर, गुप्त वंश ने। ये रहे उदयगिरी की गुफाएं का तिगवारा मंदिर। चलो इनके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। तिगवारा मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का एक गांव है, जहां पर प्राचीन पुरातत्व का स्थल है
जिसमें 36 हिंदू मंदिर के अवशेष बचे हैं। ठीक है, इस गांव को और किस नाम से जानते हैं? इस गांव को और किस नाम से जानते हैं? तिगवा। तिगवा नाम से भी इस गांव को जानते हैं। यह गांव कटनी जबलपुर के बीच में बहोरी बंद से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और इसमें प्राचीन कालिका देवी का मंदिर, इसमें एक प्राचीन कालिका, मैं ना लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। हाँ, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ ताकि आपको याद रहे। कंकाली देवी का मंदिर है जो भी आज भी अच्छी स्थिति में है। इस मंदिर को लगभग पता है कितने साल हो गए हैं? 400 से 425 ईस्वी का ये मंदिर है। इतना पुराना ये मंदिर है, इतना पुराना ये मंदिर है। और ये किस शासक ने बनवाया था? ये गुप्त शासकों ने बनवाया था। चलो नेक्स्ट, बुंदेला शासकों की राजधानी कहाँ स्थित है? इजी है, इजी क्वेश्चन, आज का सबसे इजी क्वेश्चन। इन लोगों का इतिहास कब से स्टार्ट होता है? 15वीं शताब्दी से। ये हम पढ़ चुके हैं, पता है, पढ़ चुके हैं, इनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी राम मंदिर के बारे में। हाँ चलो ठीक है, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अरे अब कमेंट करना स्टॉप करो, आप तो बतियाने ही लगते हो। पूरे कमेंट में एक दूसरे से बात मत किया करो, यहाँ पढ़ा करो। ठीक है, इनके इतिहास के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये 15वीं शताब्दी में इनका इतिहास शुरू होता है। इनकी स्थापना किसने की थी? रुद्र प्रताप सिंह जूनादेव बुंदेला ने इनकी स्थापना की थी। रुद्र प्रताप सिंह, रुद्र प्रताप सिंह ने इनकी स्थापना की थी। ये सिकंदर लोदी से भी लड़े थे। ठीक है, इनने पहली रोचक कथा क्या है इनकी राम मंदिर के बारे में आपको बताती हूँ। भगवान राम की मूर्ति बनवाई थी इन्होंने, लेकिन वो स्थापना जब करने जा रहे थे, मूर्ति की स्थापना करने जा रहे थे, तो उसमें सुबह तक का टाइम था। तो इन्होंने क्या किया, पूरे महल में एक रसोई घर थी, वो एक सबसे स्वच्छ स्थान था। तो उन्होंने उस रसोई घर के पास वो मूर्ति रख दी थी, हमारे रामलला की मूर्ति रख दी थी। फिर दूसरे दिन जब स्थापना का समय आया तो उस मूर्ति को उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर वो मूर्ति वहाँ से उठी ही नहीं किसी भी हालत में। इसलिए उस जगह को ही राम मंदिर बना दिया गया है। पूरे महल को राम मंदिर बना दिया गया। ये राम मंदिर की इंटरेस्टिंग कथा थी। चलो नेक्स्ट, हरिशेर की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने किस शासक को परास्त कर विदिशा पर अधिकार कर लिया था? बताएं। हाँ सही तो दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा? वेरी गुड। आप ना अपना एक बार नेट रिफ्रेश कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, फिर आपको दिखेगा। करेक्ट करेक्ट, श्रीधर। हरिशेर प्रशस्ति, इसके बारे में तो पढ़ना चाहिए भाई, है ना। सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिशेर। ठीक है, इनके द्वारा रचित एक लेख था, उस लेख को कब लिखा गया था? 370 ईस्वी। 370 ईस्वी में इस लेख को लिखा गया था। मतलब इस लेख को कौशाम्बी में लाए गए थे, अशोक ने इस लेख को खुदवाया था। फिर इसमें उन राज्यों का वर्णन है जो समुद्रगुप्त द्वारा जीत लिए गए थे। उन सभी राज्यों का वर्णन इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य को एल साम्राज्य भी कहा जाता है?
ये तो इजी क्वेश्चन है। हाँ सबसे इजी नहीं है पर इजी तो है। एल वंश चंद्रवंश को कहा जाता है। ये है एक बुक की कवर पेज। अरे नोटपैड क्यों आ गया भाई? डोंट सेव। ऐसे तो आप सारे क्वेश्चन ही देख लोगे हमारे, हैं? एल वंश पे आते हैं सीधे। ये रहा एल वंश। ऐसे तो आप सारे आंसर पकड़ लोगे, है ना? फिर क्वेश्चन करने का मतलब ही क्या रहेगा? ठीक है, अब बताओ। ये तो कर लिया था हमने, इसके बारे में पढ़ना था। चलो वेरी गुड, पढ़ें अब तो। अरे कभी कभी हो जाता है क्लास में ऐसा, पीपीटी बंद हो जाती है तो उसको खोलना पड़ता है पीपीटी को बोर्ड पे। टेक्निकल एरर। करेक्ट करेक्ट। चलो ठीक है, पढ़ो पढ़ो, बातों में मत लगो, फटाफट पढ़ो। चलो चलो चंद्रवंश के बारे में पढ़ते हैं। पारंपरिक कथाओं के अनुसार, जो कि अंतिम मनु वैश्वत की पुत्री थी एला, उनका विवाह किससे हुआ था? उनका विवाह सोम से हुआ था। एला का विवाह हुआ सोम से, ठीक है? जिससे चंद्र, सोम को चंद्र भी कहते हैं, चंद्र से हुआ था। तो इस राज्य का नाम क्या पड़ गया? एल साम्राज्य पड़ गया। इनको आदि पुरुष भी कहा जाता है। पूर्वा के अधीन एल साम्राज्य का विस्तार किया गया था। जो सोम थे इनको पूर्वा भी कहा जाता था। पुरूरवा इनका नाम था। मेरे को हमेशा गलत प्रोनाउंसिएशन करने में आता है इसका। पुरूरवा के द्वारा इस वंश का विस्तार किया गया था। चंद्रवंश का साम्राज्य बुंदेलखंड तक फैला हुआ था। इनके 2 पुत्र हुए थे, उसमें से एक पुत्र का नाम था आयु और दूसरे पुत्र का नाम क्या था? अमावसु। ठीक है, इसमें यही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था मध्य प्रदेश से रिलेटेड, क्योंकि इनका विस्तार बुंदेलखंड तक था ना, इसलिए हमने इसको मध्य प्रदेश में पढ़ा। चलो सेकंड क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन। उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती को 2 भागों में कौन सी नदी विभाजित करती हैं? इस नदी का पुराना नाम हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था, उसको भी कमेंट में बताओ। बताओ भाई। अरे बेतवा करती है, बेतवा। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि अवंती कहाँ है हमारा, ये मैं बता देती हूँ। अवंती कहाँ है हमारा? ये उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? इससे रिलेटेड क्या बता सकते हैं? कल ये वाला हमने कल की क्लास में इसकी वो पढ़ लिया था पूरा, इसका वो पुरानी इस नदी का, बेतवा नदी का पुराना नाम भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तुगलकों के पतन के बाद किसने मालवा के स्वतंत्र राज्य की घोषणा की? ये तो भारत के इतिहास में भी पढ़ते हैं। इतना टाइम मत लगाया करो, फटाफट किया करो, फटाफट आंसर दिया करो। करेक्ट करेक्ट, सही है। कुछ बच्चों को ही गलत था, ज्यादातर बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। दिलावर खां जी ने। ठीक है, चलो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। दिलावर खां जी ने मालवा सल्तनत की स्थापना दिल्ली सल्तनत के एक गवर्नर, जो कौन थे? मोहम्मद दिलावर खान गौरी ने वर्ष 1402 में की थी। मैं ये सन इसलिए लिख देती हूँ आपके पास, ताकि आपको एक तो मैं जो बोलती हूँ तो याद रहे, एक आप लिखा हुआ देखते हैं उससे भी आपको याद रहे। ठीक है, दिलावर खान ने अपने दिल्ली सल्तनत ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और मांडू में अपनी राजधानी बसाई। कहाँ बसाई उसने अपनी राजधानी? मांडू में। ठीक है, और उस क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी। ये हो गए हमारे दिलावर खां जी। चलो नेक्स्ट।
बघेल राजवंश का शासन किस क्षेत्र में था? बताएं, बघेल राजवंश का शासन किस क्षेत्र में था? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बस 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 बस, रीवा में। बघेलखंड, बुंदेलखंड, इससे आपने अंदाजा लगाया कि आपको पता ही था। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, आप पढ़िए। 13वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान स्थापित मध्य प्रदेश बघेलखंड क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र का बघेल साम्राज्य का जो बघेल राजवंश थे ना, बघेल राजवंशों का शासन था कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। इसकी स्थापना किसने की? महाराज व्याघ्रदेव ने 1234 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 1234 ईस्वी में। बघेल मूल रूप से चालुक्य थे, जो कि गुजरात के अनहलीबाड़ा के सोलंकी वंश के थे। समझ में आया? गुजरात के जो सोलंकी वंश थे ना, उनसे ये अहिलवाड़ा से रिलेटेड हैं, वहां के ये चालुक्य थे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने आके अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी, जो कि 1234 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग को किलों का रत्न व किलों का जिब्राल्टर कहा जाता है? इसकी स्टोरी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ी थी। इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था, कौन से किले पे किया था जिसको वो जीत नहीं पाया था? उसके बाद उसने क्या कहा था? किलों का जिब्राल्टर। कौन से दुर्ग को कहा था? वही ये पूछ रहा है। करेक्ट, ग्वालियर के दुर्ग को। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती डैश 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 की रानी थी। बताएं कहाँ की रानी थी दुर्गावती जी? और ये युद्ध कब हुआ था? बताया है मैंने अभी, अकबर और वो पता था ना आपको, गढ़मंडला पे अकबर ने पहली बार, वो इससे पहले क्वेश्चन आया था, उसमें आपको पूरी कहानी बताई थी कि 1564 में दुर्गावती जी ने अपने आप को चाकू मार के हत्या कर ली थी। ये वही वाला क्वेश्चन है, इसकी हिस्ट्री में आपको पहले बता चुकी हूँ। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। और वर्कशॉप को, ये वाली जो वर्कशॉप है, इन सर का नाम है आशुतोष गौतम सर। ये एमपी स्पेसिफिक बैचेस लेते हैं और ये वर्कशॉप आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप इस वर्कशॉप में ज्वाइन हो करके पूरा वर्कशॉप का आनंद ले सकते हैं कि पहले प्रयास में एमपीपीएससी परीक्षा कैसे उत्तीर्ण करें, कैसे पास करें पहले प्रयास में एमपीपीएससी परीक्षा। तो हमारे एक्सपर्ट से आप जान सकते हैं कि किस किस तरीकों से हम अपनी तैयारी करें, किस तरीकों से ऐसा हो सकता है कि हम अपने पहले प्रयास में परीक्षा को सफल बना पाएं, या हम कहीं कुछ गलती कर रहे हैं हमारी पढ़ाई में। तो डायरेक्टली आप सर से पूछ सकते हैं। सर एमपी के स्पेसिफिक टीचर हैं, स्पेशल टीचर हैं। इनको 6 वर्षों का अनुभव है, इसलिए आप अपनी क्वेरी सब कुछ इनसे पूछ सकते हैं। मुझसे भी पूछ सकते हैं अपने कमेंट के जरिए, ऐसी बात नहीं है बच्चे कमेंट कर रहे हैं आपसे नहीं पूछ सकते क्या? हाँ पूछ सकते हैं। पर सर की वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप में जाना बिल्कुल ना भूले, रात के 9 बजे। ये हमारा टोल फ्री नंबर है। कोई भी क्वेरीज है आपकी किसी से भी रिलेटेड, मैं शायद हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। कोई भी क्वेरी है आप उसको इस फोन नंबर पे पूछ सकते हैं। बैच से रिलेटेड हो, कोर्स से रिलेटेड हो, फ्री कंटेंट से रिलेटेड हो, कुछ भी चीज़ हो, फ्री क्लासेस में आपको ज्वाइन होना हो, पेड कोर्स में आपको ज्वाइन होना हो, सब चीज़ की क्वेरी आपको ये देते हैं। तो इस पे आप फ़ोन करके सब जानकारियाँ ले सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए और इम्पॉर्टेंट सेशन